14 जून 2022 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के लिए एक बड़ी भर्ती योजना अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। हम जानने की अग्निपथ योजना क्या है, उससे पहले हमें कुछ बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो आइए बात करते हैं। चश्मा पहन लेते हैं। अगर आपको आर्म फोर्स में जाना है तो उसमें जाने के दो तरीके, एक परमानेंट कमीशन और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसे एसएससी भी कहा जाता है। आर्मी में कई विंग्स होती है और हर विंग की एक एज लिमिट होती है। अगर आप परमानेंट कमीशन में जाते हो और आप जिस विंग में जाते हो, आपको उस विंग की एज लिमिट तक वहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी। उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे और आपको एक्स सर्विसमैन की बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह वगैरह। जबकि आप एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं तो आपको 10 साल अपनी जॉब करनी होगी और कई केसों में ये बढ़कर 14 साल भी हो जाती है। फिर उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये तो बात होगी कि आप आर्म फोर्स में कैसे दाखिला या एंट्री ले सकते हो। लेकिन आर्म फोर्स को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफिसर, जिसमें मेजर, लेफ्टिनेंट और आते हैं। सेकंड सोल्जर, जिसमें सूबेदार और बाकी के नीचे वाले सिपाही आते हैं। फिर बाद में आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के आधार पर आपका प्रमोशन होता है। मैं आपको पहले के लिए कर दूं, ये जो अग्निपथ स्कीम आई है वो केवल सैनिकों की भर्ती के लिए आई है। बाकी के ऑफिसर की भर्ती पहले जैसे होती थी वैसे ही होगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि कई लोगों की गलतफहमी है कि जो पहले भर्ती चल रही थी वो एज इट इज चलती रहेगी। जो अग्निपथ स्कीम आई है वो एक और नई स्कीम आई है और वो अलग से होगी। तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को सैनिक लेवल की भर्ती के लिए जाना है तो वह एक ही तरीके से जा सकता है, वो है अग्निपथ। तो चलो अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। 17.5 साल से 21 साल का व्यक्ति जो 10th या 12th पास हो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इसमें पहले एक तरह सब कुछ होगा, जैसे कि फिजिकल एग्जाम एक्सेट्रा। इसमें पहले एक तरह मेडल और अवार्ड मिलेंगे। इसके आने के बाद 46,000 सिपाहियों की भर्ती निकलेगी ऑन इंडिया लेवल। सैलरी भी पहले से ज्यादा होगी। पहले जो सैलरी मिलती थी वो 4 साल तक 21,700 रुपए मिलती थी, लेकिन इस साल हर साल सैलरी बढ़ेगी। पहले साल शुरुआत में 30,000 तक आपकी सैलरी रहेगी और बढ़ते बढ़ते चौथे साल तक वो सैलरी 40,000 तक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अग्निवीरों को इन हैंड सैलरी 30% कम मिलेगी, यानी कि होगा ये 30,000 में से 30% सैलरी अग्निवीर फंड में जाएगी और उतना ही 30% सरकार भी अपना योगदान करेगी। जैसे कि पीएफ में होता है वैसा सेम, ऐसे ही 30% आपकी सैलरी से कटकर और 30% सरकार द्वारा दिए जाने पर आपको 4 साल बाद 11,71,000 रुपए मिलेंगे, ताकि 4 साल बाद आप जब रिटायर्ड हो तो आपके हाथ में एक अच्छा खासा अमाउंट हो। और अगर आप चाहो तो ये जो फंड है आपका, उसके अगेंस्ट में आप 18 लाख तक का लोन ले सकते हैं और आप 48 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। यानी कि आप सेना में काम करते हुए 48 लाख तक का जीवन बीमा क्लेम कर सकते हो। अब जो ये 4 साल की बात हो रही है कि 4 साल बाद ये, 4 साल बाद वो, ये मैटर क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अग्निपथ स्कीम की योजना के अनुसार 17.5 साल से 21 साल के व्यक्ति को आर्मी में भर्ती किया जाएगा। फिर करीबन 6 महीने तक उसकी ट्रेनिंग चलेगी और 3.5 साल तक उसको अपनी सेवाएं आर्मी में देनी पड़ेगी, यानी कि टोटल मिला के हो गए 4 साल। फिर 4 साल बाद 25% सिपाहियों को परमानेंट आर्मी में रख लिया जाएगा और जो बाकी के 75% सिपाही बचेंगे उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी एक सफिशिएंट अमाउंट के साथ। लेकिन हाँ, उन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। चलो अब बात करते हैं उनके एजुकेशन के बारे में कि 4 साल के अंदर उन्हें क्या एजुकेशन मिलेगी और 4 साल बाद उनका क्या होगा। 4 साल के दौरान 3 साल तक का स्किल ट्रेनिंग कोर्स सभी सिपाहियों को कराया जाएगा। ये ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए होगा। सबसे अच्छी बात है कि अग्निवीर इससे अपनी सर्विस के दौरान ही कर पाएंगे। तो चलो अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि इसे कौन करवाएगा और इसमें जो अंक मिलेंगे वो किस अनुसार मिलेंगे। तो अब आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि उन्हें अंक किस आधार पर मिलेंगे। तो चलो अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि उन्हें डिग्री कौन सी मिलेगी और कब मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसमें भाग लेने वाले अग्निवीरों को अपनी सर्विस के फर्स्ट ईयर कोर्स के आखिर में अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पहले और दूसरे साल की समाप्ति तक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और तीसरे साल के समाप्त होने पर कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। और हाँ, यूजीसी नोमेनकल्चर के अनुसार IGNOU द्वारा BA, BCom, BA वोकेशनल, BA टूरिज्म मैनेजमेंट की डिग्री दी जाएगी और इस डिग्री की मान्यता रोजगार और शिक्षा के लिए भारत और विदेश दोनों में होगी। तो यानी कि उनके पास एक डिप्लोमा होगा। और अगर इसे हम किसी सिंपल एजुकेशन से कंपेयर करें कि मानो कि कोई जवान 10वीं पास करने के बाद अग्निवीर में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे 4 साल 11वीं, 12वीं और 2 साल का डिप्लोमा, तो कुल मिला के 4 साल हो गए। तो अगर वो डिप्लोमा वैसे करता वो तभी वही बात है, और यहाँ पर भी उसे डिप्लोमा मिल रहा है तो 4 साल उसके वेस्ट ना होकर उसे एक डिप्लोमा की डिग्री मिल रही है ताकि वो आगे भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सके या उसे कोई काम मिल सके। तो एजुकेशन की चिंता तो यहाँ पे खत्म होती है। और आपका ये सवाल कि 4 साल बाद वो सिपाही क्या करेगा, तो उसके पास पढ़ाई नहीं होगी, तो यह अब आपका सवाल भी खत्म हो चुका होगा शायद तक। तो चलो अब ये बात कर लेते हैं
कि भाई अगर कोई बच्चा 4 साल बाद कुछ करना चाह रहा था तो उसका तो ब्राइट फ्यूचर खराब हो गया। कैसे हो गया भाई? उसने बाद 4 साल अपनी सर्विस दी तो वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सीख के आया। दूसरी बात ये, आप कह रहे हो कि वो 4 साल में इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, तो वो पहले कर लेता, उसे यहाँ पे आने की जरूरत क्यों थी? अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, IAS बनना है या कुछ और करना है तो तुम पहले कर लेते। यहाँ पे तुमको ऐसे तो नहीं कि भाई आर्मी पकड़ पड़ के लाई जबरदस्ती। तुम्हारा ये आर्ग्यू कि भाई 4 साल में हम कुछ और कर लेते तो तुम वही कर लो, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, कि जो 75% सिपाही आर्मी से निकलेंगे उनके लिए जॉब कहाँ से मिलेगी। असम और हरियाणा जैसे कई राज्यों ने ये डिक्लेयर किया है कि हम जो अग्निवीर होंगे उनके लिए 10% रिजर्वेशन देंगे, उन्हें बाकी की जॉब में प्रायोरिटी मिलेगी। और बात रही प्राइवेट सेक्टर की, तो भारत सरकार ने कई प्राइवेट सेक्टर के CEO से बात की है कि अग्निवीरों को जॉब भविष्य में दिलाया जाए। तो उन्होंने भी ये कंफर्म कहा है कि हम अग्निवीरों को जॉब देने के लिए पहली प्रायोरिटी रखेंगे और अग्निवीरों को हम जॉब जरूर देंगे। और एक मेन मुद्दा और, अगर चलो आपको बाय चांस कभी नौकरी ना मिले, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इसमें आप एक काम भी कर सकते हो। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास अभी बचा हुआ है। रिटायर्ड होने के बाद आपको सरकार द्वारा करीबन 11.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होगा अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। और अगर आप उस अमाउंट से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो सरकार ने ये क्लियरली बताया है कि अग्निवीरों को लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आपके पास 11.5 लाख तो वो हो गए और आप लोन लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे, एक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और खुद का बिजनेस। तो आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। बात रही कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो तीनों ऑप्शन आपके पास है, आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और जा सकते हैं। इतना कुछ फायदा मिल रहा है, सैलरी ज्यादा, लोन मिल रहा है, 2 साल से भर्ती रखी हुई थी तो अब 6000 भर्तियां भी निकल चुकी है। 2 साल एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है, लेकिन फर्स्ट बैच के लिए। फर्स्ट बैच में एज लिमिट 17.5 से 23 साल कर दी गई है, क्योंकि 2 साल से बीच में गैप आने के कारण। और हाँ, ये बात भी सुन लो, जब आप यहाँ से निकलोगे तो आप ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, आपके पास एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस होगा। अब बात आती है, इतना कुछ होने के बावजूद भी दंगे क्यों हो रहे हैं? वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। स्टेशन में जो कुछ भी था सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है। ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को ये स्कीम क्यों लानी पड़ी। तो रीजन नंबर फर्स्ट है एज। हमारे मिलिट्री की एवरेज एज 32 साल है। इसी एवरेज एज को सरकार घटाकर 26 साल करना चाहती है। इससे मिलिट्री में जवान युवाओं की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि कम एज के जवानों में फुर्ती ज्यादा होगी और वो काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। सेकंड, कटिंग डाउन द कॉस्ट। गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि जो पैसा एक सर्विसमैन की पेंशन में जाता है, हम उस पैसे को सेव करके नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार को बनाना तथा लाना, या ऐसे बोले कि मिलिट्री का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। 2022 का डिफेंस बजट है 5.25 लाख करोड़, जिसमें से 1.19 लाख करोड़ पेंशन में, उतना ही 1.19 लाख करोड़ सैलरी में जाता है, और जो बाकी का बचता है वो फूड, हथियार और एक्स्ट्रा काम में यूज कर लिया जाता है। जब आधे से भी ज्यादा बजट सैलरी तथा उनके पेंशन में चला जाएगा, तब नए हथियार और न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अब इसी बजट में सब कुछ मैनेज करने के लिए, यानी कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया के पास मैन पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन हथियार और टेक्नोलॉजी कम। ऐसी परिस्थिति में युद्ध के दौरान हमको अपने पैर पीछे करने पड़ सकते। अब इसके निवारण के लिए हमें वेपन मॉडर्नाइजेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन बजट तो उतना ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया है ताकि वेपन मॉडर्नाइजेशन हो सके और जो पैसा सैलरी तथा पेंशन में जाता है वो पैसा इसमें लग सके। तो चलो अब बात करते हैं कि ये दंगे और विरोध इनका क्यों हो रहा है। पहली बात और मेन बात, ये जो दंगे हो रहे हैं वो कई कारणों से हो रहे हैं, और कभी कभी ये दंगे प्री प्लान और प्री ऑर्गेनाइज भी होते हैं। कई बार इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये गुस्से में आए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो पहली बात तो ये कि आपको किसने हक दिया कि किसी की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का। अगर तुम्हें किसी स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है तो तुम पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि तुम किसी की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ। तुम्हें अगर इसी स्कीम से या किसी और भी स्कीम से प्रॉब्लम हो तो तुम पीसफुली बैठो, पीसफुली धरने निकालो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता तुम ट्रेन जलाओ, तुम किसी की बस जलाओ, तुम किसी की कारें जलाओ, ये तुम्हें कोई हक नहीं मिलता। और हाँ भाई, अगर तुम भटके हुए स्टूडेंट हो या फिर तुम्हें किसी ने भड़काया है, उकसाया है, तो भाई तुम भी ये जानते हो कि जो भी व्यक्ति सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होता है, अगर उस पर एक सिंगल केस भी हुआ तो वो कभी भी उसमें भर्ती नहीं हो सकती। तुम ये जानते हो। इसके बावजूद भी अगर कोई स्टूडेंट है और ऐसे भटका हुआ है, प्लीज भाई ये दंगे मत करो, ना किसी को नुकसान पहुंचाओ। ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक कर चली जाएगी और तुम्हें बर्बाद कर जाएगी। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी स्कीम से प्रॉब्लम हो तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। आपके पीसफुल प्रोटेस्ट में ओपोजिशन पार्टी भी आपका साथ देगी, क्योंकि उन्हें बहुत कम चांस मिलता है केंद्र में बैठी हुई सरकार पर टोंट कसने का। तो आप ओपोजिशन का सहारा भी ले सकते हो अपनी बात रखने की। तो चलो अब पॉइंट पे आते हैं कि इतना आक्रोश क्यों हो रहा है इस स्कीम को लेकर। पॉइंट नंबर 1, जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले आता है सिक्योरिटी,
एक सिक्योर जॉब, सिक्योर एंड परमानेंट सैलरी, गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड कई केस में तो पेंशन भी। और जो ये आर्मी की जो नौकरी है, पहली बात तो आर्मी एक नौकरी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक साहस है। लेकिन अभी हम नौकरी की बात कर रहे हैं तो हम नौकरी की बात, और जो आर्मी की जो नौकरी है इंडिया में इसे हाई रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। अब 75% जवानों को 4 साल तक नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका। लेकिन हाँ, ये बात भी माननी पड़ेगी कि 4 साल बाद वो 75% जो जवान होंगे उनमें से कई व्यक्ति जब कॉर्पोरेट जॉब के में जाएंगे तो कॉर्पोरेट जॉब में इंटरव्यू के दौरान फर्स्ट सवाल उनसे यही होगा कि आपको आर्मी में से क्यों निकाला, आप उन 25% में क्यों शामिल नहीं हो पाए। तो उनके लिए मन में ये बहुत गिल्टी फील होगा। और हाँ, ये एक तरह से देखें तो सही भी है, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। और कई लोग तो आर्मी के 4 साल को वो एक कॉर्पोरेट जॉब से कंपेयर कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट कंपेयर इट टू कॉर्पोरेट जॉब। पॉइंट नंबर 2, बजट प्रॉब्लम। कई लोगों का ये कहना भी है, और हाँ ये फैक्ट भी है, अगर आपको बजट कम ही करना है तो आर्मी के जवानों की पेंशन क्यों खत्म कर रहे हो। वो जवान जो अपनी जान को जोखिम में रखकर देश की रक्षा करता है, तो उसे बस ये चाहिए कि उसका परिवार सिक्योर रहे, उसकी जो पेंशन है, उसकी जो सैलरी है, उसके परिवार को मिलती रहे। बट इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होगा। और बात रही कि पेंशन की वजह से बजट में कमी आ रही है, तो आप एमपी और एमएलए की पेंशन जो पूरे आजीवन उठाते हैं, कुछ एमपी जो एमएलए बनते हैं वो 2-2 बार पेंशन उठाते हैं, तो उनके लिए अगर ये स्कीम लाई होती कि आप 5 साल तक अपनी सर्विस दीजिए और 5 साल बाद बाय बाय, टाटा, गुड बाय, या आप कोई दूसरी जॉब ढूंढिए, तो अगर ये स्कीम उनके लिए लाते तो ये बेटर रहती। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इनका कहना ये है कि अगर आपको बजट बढ़ाना ही है तो आप किसी जवान की पेंशन ना काट कर किसी एमपी या एमएलए की पेंशन काट सकते हो। ये जो स्कीम जो आर्मी के लिए लाई है वो आप सेम स्कीम अगर एमपी एमएलए के लिए लाए तो बेटर रहेगी। पॉइंट नंबर 3, एक्सपीरियंस कम होगा। कश्मीर जैसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी भी जवान को कम से कम 5 से 7 साल की ट्रेनिंग होना आवश्यक है। उसको 5 से 7 साल लगते हैं ट्रेन होने में, तो आप 4 साल में ऐसा नहीं कर पाओगे। चलो ये पॉइंट कहीं तक ठीक भी है, लेकिन पूरा तरीके से ठीक नहीं है। एक आर्टिकल के अनुसार 1999 में जो कारगिल में युद्ध लड़ा गया था, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला ग्रुप 3 से 4 साल ही ट्रेंड था। तो हम इस आर्गुमेंट को मान सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 4, डेंजर फॉर सोसाइटी। पहली बात तो ये एक बेतुका तर्क है। अगर कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन हमारी सोसाइटी में आके रहता है तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी डेंजर का साइन नहीं होगा। पहली बात, अगर आप आर्मी के लिए एक दिन के लिए भी ट्रेनिंग में आते हो या आप आर्मी जाने की सोचते भी हो ना, तो आप ऐसा कुछ कदम उठा नहीं सकते जिससे कि देश को खतरा हो। और अगर वो हमारे पड़ोस में आके रहेगा भी तो हम खुद सिक्योर फील करते हैं। अगर आपका ये मानना है कि वो हमारी सोसाइटी के लिए डेंजर साबित हो सकता है तो एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। अगर बात करें तो करीबन 1 लाख में से 2 या 3 व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए डेंजर बन सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको माइंड नहीं करेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी किसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वक्त रहते हैं उनमें भी सुधार हो जाता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल बेतुका, बेकार और नियायती घटिया है। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ मोटिवेशन। आर्मी की ड्यूटी करते हुए बॉन्डिंग होना बहुत आवश्यक है, और खास करके आर्मी एक ऐसी जॉब है जिसमें मोटिवेशन तो हमेशा हाई होना ही चाहिए। अब ऐसे समय में कोई सोल्जर अपने बैचमेट को एक कॉम्पिटिटर मानेगा, क्योंकि रहना 25% में सभी को ही है। सभी चाहते हैं कि वो 25% में रहे, उनका 75% में नंबर ना आए। तो ऐसी परिस्थिति में एक जवान अपने बैचमेट को कॉम्पिटिटर मानेगा और उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जो पहले बाकी जवानों में रहता था। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी सोल्जर लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस के कारण अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से सर्व नहीं कर पाएगा। वो पूरे तन मन से अपनी सर्विस नहीं दे पाएगा, और उसे हमेशा ये डर रहेगा कि वो 75% में ना आ जाए और आर्मी से बाहर ना हो जाए। पॉइंट नंबर 6, पायलट प्रोजेक्ट। एक काम ये भी हो सकता है, इस स्कीम को और भी बेटर बनाया जा सकता है अगर इसमें कुछ चेंजेस किए जाए तो। इसमें संशोधन होना आवश्यक है। 75% जवानों को रिटायर करने के बाद आप अपनी सोसाइटी में धक्का खाने के लिए ना छोड़कर कई अच्छी पोस्ट पर जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ में आप सिलेक्ट कर ले तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा। आपका मोटिव पूरा हो जाएगा और उन्हें भी नौकरी मिल जाएगी और उन्हें दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेगी। और हाँ, एक मेन फैक्ट ये भी उठ के आता है कि कई लोग ये बात कर रहे हैं और ऐसा रियलिटी भी है कि जो ये कंपनियां ये बोल रही है कि हम अग्निवीरों को जॉब प्रोवाइड करेंगे, हम एक्स सर्विसमैन को जॉब देंगे। तो उनसे पहले ये पूछो कि अभी तक आपकी कंपनी में कितने एक्स सर्विसमैन काम कर रहे हैं, आपने इससे पहले कितने एक्स सर्विसमैनों को नौकरी पर रखा हुआ है। सच बात तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों को एटीएम या किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। इसके अलावा मुश्किल से कुछ लोग जॉब कर पाते हैं, जैसे कि कई लोग टीचर बन जाते हैं। तो चलो 1-2 मैन जो मुझे भी लगता है कि ये आर्ग्यू लेना जरूरी है, तो चलो उनको भी देख लेते हैं।
हमारी वैकेंसी में तो बस ज्वाइनिंग ही बाकी था सर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर क्या बताइए, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, उन लोगों तो आप ले लिए होते, आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है, उस पर आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। इन्होंने बात सही बोली कि जिनका सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था उन्हें तो कम से कम भर्ती करते। ये भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिनका मात्र ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था तो उनको तो भर्ती कर लेना चाहिए। ये जो अग्निपथ योजना है जिनको आप अग्निवीर कह रहे हो वो अब से लागू होगी, ना कि आप इससे पहले वाले बैच पर थोपोगे। 55 साल नौकरी करने के बाद सेना में आप उनको नौकरी क्या देते हो? उनको नौकरी देते हो गार्ड बन जाओ, एटीएम गार्ड बना देते हो, बैंक गार्ड बना देते हो। अरे साहब, जब 55 साल नौकरी करने के बाद एक देश का महान योद्धा जब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है तो हम 4 साल का जो अग्निपथ अग्निवीर से जो लड़के रिटर्न होके आएंगे उसके लिए तुम ये जो छलावा कर रहे हो कि उनके लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भेज देंगे, क्या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो मोदी जी? जो पहले रिटायर हुए उनको तो ध्यान दिया नहीं, अब हमें मूर्ख बना रहे हो। तो इन्होंने जैसे कहा कि जो 55 साल की उम्र में जो रिटायर्ड होते, 60 साल की उम्र में जो रिटायर्ड होते हैं वो उनके एटीएम गार्ड या बैंक के बाहर गार्ड का काम मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी उम्र अगर 17.5 साल के आप लग जाते हो, अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई, आप करीब 22 साल के हो, तो अगर आप 4 साल बाद में रिटायर हो रहे हो तो आपकी उम्र करीब 27-28 रहेगी। तो आप उस वक्त भी जवान रहोगे, आपके पास तब भी अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे बढ़ सको। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको इसके बाद एटीएम गार्ड मिल सकते। कई केसों में ये हुआ है कि वो एटीएम और बैंक गार्ड बन रखे हैं, लेकिन हाँ आपके पास एक अच्छी एज रहेगी, उनकी एज करीबन 50-40 प्लस होती है, तो उनके लिए वो जॉब दी जाए। आपके पास आप जवान रहेंगे तो आप आराम से किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ये आपका बेनिफिट है। हम ये बोल रहे हैं कि सर ये बताइए कि अगर आज हमारे अभी भाजपा की सरकार है, अभी ये कह रही है कि ठीक है हम आपको वरीयता देंगे, कोई लिखित तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, आपने मुंह से बोल दिया है। कल अगर इस राज्य से भाजपा की सरकार चली जाती है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन गारंटी लेगा कि आपको जॉब मिलेगा? दूसरी चीज ये बात है कि सर अगर हमको उसी सेक्टर में जाना था, हमको अगर दूसरे सेक्टर का ही, अगर मान लीजिए हमको सीएपीएफ का ही और यूपी पुलिस का ही जाना था तो हम उसमें ही डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, हम सेना में क्यों जाते? हम 4 साल के लिए ही क्यों जाए? हमको देश सेवा, जब तक हमारे बाप दादा ने हमारे 15 साल 16 साल 20-20 साल तक देश सेवा दिया है तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उतना करें। हम 4 साल हमको करना है तो हम क्यों जाए उसमें? हमको जब ये कान पकड़ना है तो हम ऐसे क्यों पकड़ेंगे? यहीं से ना पकड़ ले। जब हमको पुलिस का ही भर्ती देखना है तो हम पुलिस का ही अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों हम आर्मी का करेंगे? आपने 2 सवाल उठाया कि अगली सरकार आपको ये जॉब देगी कि नहीं देगी, और दूसरा सवाल अगर हमको ये कान इस तरफ से पकड़ना था तो हम इस तरफ से क्यों ना पकड़। पहले सवाल का जवाब है कि हाँ आपका फर्स्ट पॉइंट वैलिड है कि दूसरी सरकार हमें जॉब देगी या नहीं देगी। तो ये बात भी सरकार को ध्यान रखनी चाहिए, जो आपने स्कीम निकाली है वो अगली सरकार भी उसके लिए हाँ बोले। क्या पता अगली सरकार चेंज कर दे स्कीम, और क्या पता कि वो उसमें संशोधन करे कि हम किसी को जॉब ना दें। फर्स्ट पॉइंट तो आपका वैलिड है कि हाँ भाई ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट आपका, अगर हमको कान इस तरफ से पकड़ना है तो हम इस तरफ से क्यों ना पकड़ ले। तो भाई आपको किसी ने बोला नहीं कि आप वहाँ जाओ। पहली बात तो ये कि आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा नहीं यहाँ पर कि आप आर्मी में करो फिर उसके बाद कोई और करो। और दूसरी बात ये, अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कुछ और करना है, IAS बनना है, आपको कुछ पुलिस बनना है, तो आप सीधा उसकी तैयारी करो ना, आप इसे गोल घूम के क्यों जा रहे हो? तो ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है कि हमको जब वो करना है तो वो क्यों ना करे। आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जाना नहीं है। उसके बाद आने के बाद हम फिर से कॉपी किताब उठा के बैठ के पढ़ें और जो 4 साल 5 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम कम्पीट करें। तो आप ये बोल रहे हो कि हमको उनसे कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जहाँ तक एक नॉलेज की बात है, एक आर्मी पर्सन का माइंड शार्प होता है, उसके पास याद करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो वो किसी भी कॉम्पिटिशन फाइट आराम से कर सकता है। क्योंकि अगर उसने आर्मी में कॉम्पिटिशन फाइट कर रखा है तो वो अदर कॉम्पिटिशन में आराम से फाइट कर सकता है। तो यह आपका एक्सक्यूज पूरी तरह से सही नहीं है। ये अच्छे से जानते थे कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी के आके अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो देश में और विरोध होगा। इन्होंने ये जानते हैं कि ये सब आर्मी के बच्चे हैं, चूंकि जो असली बच्चे होंगे और डिसिप्लिन से होते हैं वो ये चाहते थे कि आर्मी का ही जनरल जाके, तीनों अधिकारी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ताकि ये विरोध ना हो। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी ने ये अनाउंस नहीं किया। तो पहली बात तो ये जान लो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आके ये खुद अनाउंस किया था, और जो फैसला लिया गया है वो तीनों आर्मी के चीफ द्वारा और रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया फैसला। और ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 2-3 मंत्री बैठे, एक पर्चा लिया और बना दिया। ये आर्ग्यू आपका गलत है, और जो बाकी की इसमें आर्ग्यू है वो ऐसे ही है, नॉर्मल है, बेकार है, फालतू है। अब मेरा ओपिनियन है, अगर इसमें विचार विमर्श करके फिर से पेश किया जाए तो एक अच्छी स्कीम बन सकती है, बेटर स्कीम बन सकती है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।